Hello everyone. My name is Shishku Shanchelia. I am currently pursuing computer science engineering in National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal. I am a third year student there. Today we will be discussing in chapter 3 of physics of class 12 current electricity. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले होते हैं इससे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, खाली अपने को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंडीशन में ये सीरीज चल रही है, तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आते हैं एमसीक्यू वन पे सीधा। 3.1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? कंसीडर करंट कैरिंग वायर, करंट आई है, जैसे वो सर्कल, ठीक है, करंट प्रोग्रेस जे है अलोंग द वायर, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी चेंजेस इन एग्जैक्ट मैनर while the current I remains unaffected. The agent that is actually responsible for, करंट नहीं बदल रहा है, डेंसिटी बदल रही है। डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। आई बदल नहीं रहा है, डी जे बदल रही है, यानी एरिया बदल रहा है, या एरिया बदल रहा है, या एरिया से वो नीचे वाले जितने भी फैक्टर्स है वो सब बदल रहे हैं इसको। ठीक है, और भी कुछ इन द करंट प्रोग्रेस द डायरेक्शन ऑफ जे चेंजेस इन एन एग्जैक्ट मैनर other current I remains unaffected. Okay, the agent that is essentially responsible for it is, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या जो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। just being behind a given segment of wire which pushes them, नहीं ये सब कुछ नहीं। चार्जेस ahead, तो एक तो बहुत ही इजीली हम लोग सोच सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं होंगे कि चार्ज अगर आगे वाले होंगे तो पीछे वाले भी अपन को रिपल्शन देंगे, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। अब सोर्स ऑफ ईएमएस, उससे तो करंट को क्या ही फर्क, उससे तो फिर आई भी फर्क पड़ जाएगा, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होएगा। बचा कौन सा? बी। ऐसे भी सोच सकते हैं, और नहीं तो एक्चुअल में आंसर इसका यही कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। ठीक है, अब टू बैटरी से E1 E2 and internal resistance R1 R2 connected in parallel as shown in the figure. ठीक है, equivalent of this is E1. Okay, the equivalent E of the two cells is between E1 and E2, that is, yep, E1 E2 divided by E1 plus E2 होता है। Equivalent is given by equivalent equal to E1 plus E2. No, it is parallel. ये भी नहीं है। is independent of resistance, ये भी नहीं है। is equivalent of is smaller than E1, not necessary। क्या हमेशा छोटा ही होगा? एक्चुअल में होता फॉर्मूला क्या था हमारा? E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E1 प्लस R2, कुछ ऐसा था फॉर्मूला। तो इट एक्चुअली इज फॉर्मूला, आई गेस ये करेक्ट होएगा, क्योंकि वो पैरेलल की तरफ गिना जा रहा है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो रेजिस्टेंस R इज यूज्ड इन मेथड व्हिच स्टूडेंट चूजेस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस has to be 1000 ओम है। ठीक है, he finds the null potential at L1 equal to, okay, it is told to improve the accuracy which of the following is useful. Okay, he is told measure L1 accuracy कर सकते हैं, बट उतना इफेक्टिव नहीं होएगा। यूजफुल वे तो you should change S to 1000 ओम, या ये सब कर सकते हैं। एस की वैल्यू बढ़ाने से और प्रिसाइज आएगी वो, नहीं ये बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जैसे जैसे एस की वैल्यू बढ़ेगी अपनी वो जैसे लेंथ क्या होगा, फिर डिवाइड बाय एस होएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और हम लोग निकाल कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो एस बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगा, मतलब वो डिवाइड होगा ऑब्वियसली उस हिसाब से। क्योंकि जब 1000 ओम होगा तो 2.93 आएगा सपोज, फिर हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2.93 बनेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट बना पाएंगे हम लोग यहाँ पे। बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, टू सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर एंड लेंथ ऑफ 400 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, एक्यूरेटली कंपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखते सिचुएशन क्या बन रही है। एक 5 वोल्ट की है, एक 10 वोल्ट की है।
are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 मीटर। ठीक है, the battery returns the potentiometer with a voltage of 8 volt और पोटेंशियोमीटर के नए वोल्टेज of 15 वोल्ट। इनके बीच में होना चाहिए, पहली बात इस रेशियो में होना चाहिए। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर वायर शुड हैव पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। Potentiometer is actually used for comparing resistance and not voltages। नहीं, एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। मेरे हिसाब से ये पॉइंट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बीच में होना जरूरी होता है उसको, ताकि दोनों तरफ के कांटे दिख जाए कि 5 वोल्ट पार हो गया तो 8 वोल्ट, मतलब 8 के इस तरफ 5 है, 8 के इस तरफ 10 है, तो उस हिसाब से होना चाहिए। A metal rod of 10 centimeter, rectangular cross section area of half centimeter। हाँ, metal rod of length 10 centimeter है, rectangular cross section area इतना है, is connected to the battery across opposite faces। आधा बाई 1 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ओके, यहाँ से आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर आपने ऐसे हो गया, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर ऐसा हो गया। और मैक्सिमम नहीं, एक तो पहले 10 सेंटीमीटर की हाफ सेंटीमीटर प्रेसेस क्यों होगा? कनेक्टेड अक्रॉस। ठीक है, ऑपोजिट फेसेस से रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगा क्योंकि बराबर होगा और पैरेलल में भी आ रहा है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम जब होगा तब अपन एक तो सीरीज में कर सके जितना ज्यादा हो सके, यहाँ पे हो जाएगा तब एडजेसेंट। हाँ, एक्चुअल में इरेस्पेक्टिव तो नहीं होगा। इस कनेक्टेड अक्रॉस 10 सेंटीमीटर हाफ सेंटीमीटर, तीनों ऑप्शन में खाली फर्क कहाँ है? कनेक्टेड 1 2 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, रोड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, मेटल रोड है 10 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कनेक्टेड टू द बैटरी। ओके ओके ओके, गॉट इट। ऐसा है मेटल रोड। नहीं, फिर ऐसे भी नहीं है सर। मैं बोला ना, यहाँ पे डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। डायग्राम्स को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे साफ करते हैं और ढंग से समझते हैं कि क्या हो रहा है सिचुएशन। ठीक है, मेटल रोड है 10 सेंटीमीटर की, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर बाय आधा सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आधा है। ठीक है, अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस, यानी कि यहाँ से ऑपोजिट फेस, यानी यहाँ से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, बैटरी यहाँ पे अब रेजिस्टेंस से मैक्सिमम का हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम बैटरी तब होगी जब आप यहाँ पे कनेक्ट करो। ठीक है, तो 10 बाई यहाँ पे जैसे सपोज होगा तब होगा, क्योंकि बीच में सबसे कम होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आधा। एक अनइक्वल हो तो यहाँ पे होना चाहिए कितना? 10/1.5 वाले में होना चाहिए, 10/1.5 वाले में होना चाहिए, 1.5 मतलब आधा, ये होना चाहिए। What is the frequency of electron determines the current in the conductor? नहीं, डिप वेलोसिटी एलोन नहीं होता, थर्मल वेलोसिटी भी होती है। या डिप वेलोसिटी तो 100% होगी, थर्मल वेलोसिटी भी कभी कभार हो जाती है। अगर रियल लाइफ सिचुएशन में बात करें तो अगर हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड तो मानते कि नहीं होता है, बट अगर स्टैंडर्ड की तरफ से माना जाए तो डिप वेलोसिटी एलोन होगी, थर्मल वेलोसिटी भी नहीं होगी, किंतु ऐसे रियल लाइफ में थर्मल वेलोसिटी भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है एमसीक्यू 2। ठीक है, किरचॉफ लॉ इज रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव करंट डेंसिटी वेक्टर। ठीक है, कंजर्वेशन चार्ज इज एक्चुअली the effect the momentum of the charge particle approaches unchanged जैसे वेक्टर है। मोमेंटम का कोई है ही नहीं यहाँ पे काम। किरचॉफ लॉ क्या बोलते हैं? नेट जीरो होना चाहिए कोई the effect there is no accumulation of charge reduction। ये होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं करंट डेंसिटी, किंतु वो एक वेक्टर है एक्चुअल में, तो वेक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो दैट्स व्हाई ए और सी नहीं होगा, बी और डी होगा इसमें। Consider a small circuit figure in this states of variable distance R. This can vary for R0 to retard intense distance. The potential drop across area is nearly constant as। एक मिनट फोटो थोड़ा सा जूम आउट करें। Consider this simple circuit zone stands for a variable resistance R dash है। ठीक है, R dash can vary from this। R is internal resistance, छोटा R is internal resistance।
और आर आर से आज से नोट से बहुत ज्यादा फर्क है. Potential drop is AB's approx is nearly constant as R dash is varied. Actually, अगर R dash बहुत ज्यादा है तो 1/R dash हो जाएगा 0. तो नेट इसका कोई काम ही नहीं होगा, यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो ये खाली सारे करंट यहीं से फ्लो करेंगे. तो पोटेंशियल ड्रॉप AB is nearly constant as R dash is varied. Yeah, because R dash is almost very greater, तो इससे करंट बहेगा ही नहीं, यहाँ से करंट बहेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट वेरी लो करंट बहेगा और ज्यादातर करंट यहीं से बहेगा. और इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी V/R होगा क्योंकि R बहुत ज्यादा है. अच्छा, यहाँ पे R प्लस R होगा तो R को भी कैंसिल होगा, तो V/R ही करंट बहेगा एक्चुअल में. कि R बहुत छोटा तो वो सीरीज में उसको नेगलेक्ट कर देंगे, कैपिटल R डैश बहुत बड़ा तो सीरीज पहले में उसको कन्वर्ट. सेंसिटिविटी ऑन R करंट थ्रू R डैश नियरली कांस्टेंट एज R डैश इज वेरी कांस्टेंट, तो क्या ही बोले, वो 0 ही होगा. I डैश या कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा ही रहेगा. I डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ R डैश. हाँ, थोड़ा बहुत वो सब R डैश का थोड़ा बहुत चक्कर चला देना. Temperature dependency on resistivity, rotary of semiconductors, insulators and metals is significantly based on the following factors. ठीक है, number of charge के लिए हाँ, temperature dependency of resistivity, rotary of semiconductors, insulators and metals is significantly based on the following factors. Number of charge carriers can change with temperature T. Time interval between two successive collisions can depend on T. Length of material can be a function of T. Mass of carries no. Time interval between two successive collisions or between on T. Temperature kind. हाँ, वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टाइम इंटरवल घट जाएगा सक्सेसिव कोलिशन, क्योंकि ज्यादा कोलिशन होगा. नंबर ऑफ चार्ज केजेस कैन इंक्रीज टेम्परेचर. नंबर ऑफ चार्ज केजेस नहीं वो सब खाली वो उबाल आ रहा है, मतलब समझ लो. ठीक है, इसको टिक मान लेते हैं. The measurement of an annular resistance R is to be carried on a Wheatstone, which is figure 3.25. Wheatstone बीज तो अपने को पता ही है, यहाँ से यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से यहाँ पे एक चल रहा है, एक यहाँ से यहाँ पे एक चल रहा है, एक यहाँ से यहाँ पे एक चल रहा है, और एक ये Wheatstone बीज है यहाँ पे जो इनके जंक्शन पे होगा, और एक यहाँ से करंट पास करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला ये Wheatstone बीज. ठीक है, ड्राइंग के जाना था समझो. Measurement of an under resistance is carried out on a Wheatstone bridge. To perform experiment, the first student makes R2 opposite वाले multiply होके बराबर होना चाहिए. नहीं, एरर क्या होएगा यहाँ पे, R2 वेरी करना है, डेल्टा R2 इंटू डेल्टा R1 प्लस इंटू R3 प्लस वो कर देना. ठीक है, एरर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, देते हैं तो साफ कर दें, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसको पढ़ने में. ठीक है, अगर टेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट से ये समझ आएगा. R इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R3 R1 इंटू R3. तो जनरली क्या होता है, जब अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो अपन डी से कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, DR2 प्लस DR1. ठीक है, चेंज इन जो एरर होता है, ओके, एरर मेजरमेंट क्या ज्यादा फर्क, ये 10 से मल्टीप्लाई किया ना, DR2 बाई R2 होगा, DR1 बाई R1 होगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली वही सारे 10 से मल्टीप्लाई करते हुए क्यों दिख रहा है. यहाँ पे आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, रेस्टोरेंट में R2 इक्वल टू दिस वन. जब बोलो R3 सेम लिया, ठीक है, R3 वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो R2 बाई R1 ऑब्वियसली ये एरर विल बी सेम, एरर विल बी सेम, क्योंकि उस वाले फैक्टर में दोनों में सेम आएगा. डू डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ. सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. स्टूडेंट यूजेस लार्ज वैल्यूज ऑफ R. हाँ, ये भी सही है एक्चुअल में.
What's only very accurate instrument has no error of measurement, नहीं सब में एरर वो तो रहेगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, डी इज द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, L1 R1 L1 इक्वल टू R1 डाई के प्रोपोर्शनल होता है L1, तो L1 into D is a neutral point, the meter wheels can have no other neutral point for this। यार ट्रू, एक ही न्यूट्रल पॉइंट होता है हमेशा, हम जो कि करते हैं। ठीक है, ये इंटू इसकी लेंथ इक्वल टू ये इंटू इसकी लेंथ होगी, जो कि कंटेन्स है पॉइंट मीटर ऑन दिस वन। तो देखो इसमें भी एक पॉइंट है कि ये इंटू दिस लेंथ, ये इंटू दिस लेंथ, तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है एट मैक्स, वो भी एट मैक्स, और एक ही होगी ऑब्वियसली अगर कंडीशन सही है। तो हंड्रेड जो कि कंटेक्ट से पॉइंट ऑफ मीटर लेफ्ट on the current flows to B from the wire, मतलब जो कि कंटेक्ट पॉइंट एंड द मीटर वायर लेफ्ट टू डी, लेफ्ट टू डी तो यहाँ पे चली जाएगी, राइट टू डी में यहाँ पे चली जाएगी। हाँ तो मतलब जी से पास हो जाएगी करंट, the neutral point shifts towards left when R is increased, R इंक्रीज होगा तो ये इस चीज को घटानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं, गलत है, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट होएगा। जो कि कॉन्टेक्ट से पॉइंट लेफ्ट टू डी यहाँ पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो यहाँ से जाएगा ना, supposed to be from wire, या नीचे रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो यहाँ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये उसके जैसे ऑपोजिट। ठीक है, इन द मोमेंटम कंजर्व वन चार्जेस जंक्शन, एक्चुअली चार्जेस में मोमेंटम का काम नहीं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। अब यही तो सबसे पहला जो लेक्चर था मेरा, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चार्जेस कंजर्व रहेंगे, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, तो यही सबसे बड़ा रीजन था, और यही इसको किरचॉफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, और सेव इसलिए नहीं होगा क्योंकि चार्ज इज वेक्टर क्वांटिटी, तो आप उसको अच्छा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज नेट बराबर रहेगा, अलोंग ए डायरेक्शन वो बराबर रहेगा, जरूरी नहीं है, तो इसके वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। रिएक्शन टाइम t is nearly independent of applied E, whereas it changes significantly from temperature T. First fact is that in part responsible for Ohm's law, while the second fact leads to a variation of raw temperature. Elaborate by okay. Is nearly independent of already electric field E, where it changes significantly with temperature T. ठीक है, first fact is responsible for Ohm's law, while the second fact leads to a variation of raw temperature. ठीक है, वही रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और ई की वजह से कहाँ से नियरली इंडिपेंडेंट इसलिए बोला क्योंकि वो ई की वजह से कहाँ से बी से कनेक्टेड है, और वो बी की पावर आर होगा, तो उसकी वजह से ये ओम्स लॉ भी है वहां पे, तो ओम्स लॉ वैसे उसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि ई की पावर आर से डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है, तो ई पे तो ऐसे डिपेंड करने रहा है वो, और टेम्परेचर पे तो सारे सब कुछ इस दुनिया में टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, नियरली एवरीथिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता घटता तो जरूरी नहीं सपोर्ट करे हर समय, इसलिए तो वो आइडियल गैस सिचुएशन PV इक्वल टू nRT वो भी तो फेल हो गया था इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नल पॉइंट मीटर रेजिस्टेंस बीच। हाँ वही, मतलब एडवांटेजेस तो नल पॉइंट की, उससे आप रेजिस्टेंस कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो दुनिया का, अगर आपको पता नहीं है। Additional measurements to be required to calculate are known by linear method. Wheatstone भी जे गैल्वेनोमीटर है, वो सब पोटेंशियोमीटर है, वो सब, यानी ये सब पूरा थियोरेटिकल आप छापते हैं ना। What is the advantage of using thick metallic strips? वही मतलब रेजिस्टेंस का ही है। ठीक है, तो आर को आप गिरा रहे हो तो थोड़ा सा एक्यूरेट होगा,
ठीक है, वरना तो वो पिघल भी जा सकते, एक पिघलने का टेम्परेचर का भी चक्कर है वहां पे, तो उसका भी कारण है। फॉर वायरिंग इन होम वन यूजेस कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर बट कंसीडर। हाँ वही कॉपर, कॉपर और एक तो एल्यूमिनियम का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्साइड का बहुत ज्यादा है, मेटेरियल के वजह से +2 +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इनका स्टेबल स्टेट है, तो एक तो वो दिक्कत है। गुड कंडक्टर्स है, और हाँ ये तो मेन रीजन तो यही है कि इनके इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और इनके हाई स्टेट्स हैं, इनको निकालना बहुत दिक्कत है। गुड कंडक्टर्स हैं, और सेमीकंडक्टर्स, एल्यूमिनियम इज नॉट अ सेमीकंडक्टर एक्चुअली, इट इज अ मेटल। वायर एंड एलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। हाँ वही एलॉयज क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाती है। एलॉयज क्या होती है, थोड़ा वो नहीं हो, बारीक होता है, तो वो बन ही नहीं सकता। जेवर जेवर बनने के लिए थोड़ी सी इंप्योरिटीज मिलती है, बहुत थोड़ी सी। तो 24 कैरेट सोना था, 22 कैरेट सोना, मतलब 24 कैरेट सोना मतलब एकदम इतनी सी इंप्योरिटीज है ही नहीं, 99.99% गोल्ड है। 22 कैरेट का मतलब थोड़ी सी आपने वो तांबा या सिल्वर मिला दिया, और 20 कैरेट 18 कैरेट वैसे होता है सोने का। What are alloys used for making standard resistance oil? While हाँ वो standard resistance, एक तो आपका इंसुलेटरी प्रॉपर्टीज आ सकती है उसमें, तो मोर देन वन प्रॉपर्टीज चाहिए अपने को रेजिस्टेंस को इसके लिए, कि अपने को हाई पे तो ऐसा ना हो कि हाई पे जा रहा है तो जाते ही जा रहा है और उधर ब्लास्ट हो गया थोड़ा सा एक टाइम के बाद गिर भी जाए और वहां तक बहुत जल्दी जाए। ठीक है, पावर पी इज डिलीवर टू डिवाइस बाय ट्रांसमिशन केबल सेविंग रेजिस्टेंस आरसी है। वी इज द वोल्टेज, ठीक है ना, इज द करंट फाइंड द पावर वेस्टेज एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। एक तो जे को यहाँ पे पूरा घुसा दो, या यहाँ पे पूरा घुसा दो। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे यही आ गया है ना, तो इसके अक्रॉस तो जो होगा वो होएगा ही। तो आप एक तो पावर वेस्टेज होगा किस किस की वजह से, आई की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये सबसे बड़ा तरीका है कि या तो इसको पूरा यहाँ दो या यहाँ घुसा दो, इसके इफेक्ट ही नहीं आने चाहिए। ठीक है, और आई करंट होगा ई डिवाइडेड बाई ई1 + T2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। R1 ये है और R1 ये है, R2 ये है, R ये है। वो जब आप इक्विवेलेंट ई निकालेंगे तब हो जाएगा। is a potentiometer wire if the value of R is increased। ओके, ये इसका क्वेश्चन था। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैंने भी इसको समझ लिया था वो। ओके 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 ओके, वही हाँ, एक तो रेजिस्टेंस कमा देना अपने को, तो पावर वेस्ट नहीं होगी। वीज वोल्टेज अक्रॉस एनालाइज द करंट थ्रू फाइंड द पावर वेस्टेज। हाँ पावर V²/R कर दो, या IR कर दो, I²R कर दो, वही है। हाँ वही पी ठीक है, भी पोटेंशियोमीटर है, इसका मैं बता दिया। If a value of R is increased, it will move towards, हाँ यहाँ से करंट कम फ्लो कर रहा है, तो करंट कम फ्लो यहाँ पे बटेगा, कम फ्लो डायरेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होना चाहिए, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। While doing an experiment with the potentiometer, it was found that the deflection is one-sided and the deflection decreased while moving from one end A of the wire to other end B। ठीक है, रिफ्लेक्शन डिक्रीज बाय वायर मूविंग फ्रॉम वन एंड ए। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से अब यहाँ जा रहे हो, बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप 0 हो जाएगा, फिर बाद में वापस रिफ्लेक्शन इंक्रीज रहेगा। वायर टर्मिनल इज पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होएगा, क्योंकि इससे टकराना है ना, वरना तो जुड़ जाएगा। Which terminal of E is connected to this one? यहाँ पे ये पूरा पूरा घुसा देंगे, ये जाएगा यहाँ पे ना, तो ये होना चाहिए नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। Which terminal of E1 is connected to X in this case? हाँ, this one is connected to positive, this one is connected to negative, this one is connected to positive. A cell of EMF E and internal resistance R is closed and at the external resistance R protect of single। ओके ओके, हाँ I = E/R + R होता है, तो R बढ़ा रहे हो ना, तो
तो ये वो घट जाएगा। आई इक्वल टू 0 में तो ये बाई आर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते होते आर प्लस आर है इक्वल टू आई इक्वल टू क्या है ए डिवाइडेड बाई आर प्लस आर जो कि ये है। अब इसको आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना तो बराबर हो जाएगा। अक्रॉस आर है तो आई इंटू आर करना पड़ेगा ना। सच में मेरे को लगा करंट का वेरिएशन पूछ रहा है, सच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो ई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और यहाँ पे भी आर है। तो आर जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब तो कांस्टेंट हो जाएगा। आर के बहुत बड़ा होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। पहले इंक्रीज करेगा आर इक्वल 0 पे 0 है तो यहाँ से ऐसे होगा। ठीक है, सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टिंग सीरीज टू बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, to characterize the object to further the investor connecting the roads and the current decrease by checked. Yeah. ठीक है, पैरेलल जब था तो ठीक है जब सीरीज में था तो 10R प्लस आर था 11R हो गया। सॉरी जब सीरीज में था तो करंट क्या था NR प्लस आर था। जब पैरेलल में था तो इक्विवेलेंट। अब सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है और उसमें इक्विवेलेंट हो जाता है तो R बाई एन होगा। R बाई एन प्लस आर था तो R तो R ही पहले घटा दो, सारे उल्टा कर दो तो n प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और ये क्या करंट क्या 10 टाइम बढ़ गया तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। हाँ एन की वैल्यू हम लोग क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, n प्लस 1 इक्वल टू ऊपर क्या है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n और ये यहाँ पे इंटू 10 था सबके साथ। n प्लस 1 से गया तो n इक्वल टू खुद 10 है। ठीक है, n इक्वल टू 10 था। नेक्स्ट हम लोग 3.223 पे आ गए। लेट देयर बी एन रजिस्टर्स R1 से लेके Rn तक, R max से max ऑफ R1 से लेके Rn तक, R minimum है minimum ऑफ so that when they are connected in parallel resistance हाँ resulted resistance Rp is less than Rm क्योंकि हाँ और जब पैरेलल होगा तो R max से भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सबको ऐड कर देना। ये बात तो सही है। इसका प्रूफ R max तो यार सीरीज में तो आप R max से लेके सारे ऐड कर रहे हो और इसमें आप सारे को इन्वेस्ट करके ऐड कर रहे हो तो इससे एक बात समझ आ गया वो उस क्वेश्चन का आंसर जो था वो लेस देन होएगा। R मीन जो R रिजल्टेंट होएगा R1 से लेके सारे ऐड होएंगे ना 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 से लेके by Rn तक तो उससे हो जाएगा ये आंसर। सर्किट इन द फर्स्ट सोर्स टू सेल कनेक्टेड इन ऑपोजिट टू ईच अदर सेल। सेल E1 is of EMF 6 वोल्ट, E2 in resistance 2 ohm है इसका, in resistance 2 ohm the cell E2 is of EMF 4 volt, in resistance 8 ohm find the potential difference between the point A and B। हाँ ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये किसका आसान तरीका बताता हूँ थोड़ा सा, खुद ही कर दिया। यहाँ पे 0 वोल्ट मान लो, बस काम खत्म। कितना है यहाँ पे 8 वोल्ट, 8 वोल्ट हुआ यहाँ पे कितना हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना तो आई पे डिपेंड करना पड़ेगा। फाइन 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 फाइन, यहाँ पे बाहर निकाल दो ना इनका रेजिस्टेंस बाहर ही निकाल दो इनसे, हटाओ। यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो कितना है, इनका रेजिस्टेंस कितना है 2 और 4 तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट है। यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है रेजिस्टेंस की दोनों तरफ के कोने का निकालना है ना, कितना 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 कितना, चलो अपने को रेजिस्टेंस के इस तरफ का निकालना है, यहाँ पे निकालना है। ये यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया, ये यहाँ पे निकला है, यहाँ पे निकला है, तो अपन को क्या करना है रेजिस्टेंस के ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के बीच का मानना है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है,
ये 6 टोटल है, और नेट नेट यहाँ पे दोनों को जोड़ दे तो 4 + 6 - 2 2 वोल्ट। 2/6 तो 1/3, 1/3 तो 2/3 यहाँ पे वोल्ट, 2/3 वोल्ट यहाँ की, 2/3 इंटू 2, रुक जा 2 हाँ 2 नेट कितना है, 6 - 4 तो हो गया, 2 वोल्ट का नेट करंट चल रहा है, 2 वोल्ट का नेट वो है, 2 वोल्ट का नेट ये है, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है, हाँ 2 + 4 6 है, और इंटू आप रेजिस्टेंस से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2/3 का ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 है तो 2/3 का ड्रॉप चाहिए अपने को, तो यहाँ पे कितना था, कितना था 8 - 2/3, यानी कि 8 - 2/3, 8 - 2 24 22/3 यहाँ हो जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो 4 यानी कि 4/3, 8 माइनस था 4/3, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 - 2/3 यानी कि 22/3, तो 22/3 आंसर होना चाहिए इसका। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, उसके बाद दोनों का ई इक्वल निकाल दिया, और उसके बाद अपन आई निकाल लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 8 माइनस कर दिया। तो सबसे आसान तरीका इसमें करने का, एक पॉइंट को आप जीरो मान लो, एक पॉइंट को अगर आप हम लोग जीरो मान लेंगे तो उससे सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। टू सेल ऑफ ईएमएफ बट इंटरनेशनल R1 R2 है, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं, अगर टर्मिनल रेजिस्टेंस इसके क्रॉस जीरो हो जाए, R1 R2 को पहले बाहर निकालो, R1 + R2 डिवाइड बाई R, R1 + R2 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, डिवाइड बाई जीरो हो जाए ना, R1 + R2 के बराबर होना चाहिए। Two conductors are made of symmetry has the same length, ठीक है, ये जो सॉलिड वाला डायमीटर 1 मीटर है, एरिया पे जाने वाला अभी है, एरिया पे डायमीटर और ये सब सुनते एरिया पे भाग जाना अपने को, होलो ट्यूब डायमीटर 2 मीटर, इनर डायमीटर 1 मीटर है, तो हाँ एरिया पे ऑपोजिट ऑफ एरिया, ऑपोजिट ऑफ एरिया होगा A2 डिवाइडेड बाई A1, जो कि क्या होगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर -3, तो पाई इंटू 3 डिवाइड बाई पाई इंटू 1, जो कि डायमीटर का डिवाइड बाई 4 होगा, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। Which we have to double or increase it 2n times. And suppose there is a circuit consisting of only resistance and batteries, and we have to double all the voltages and resistance on so that the current are not. ठीक है, हाँ ठीक है, करंट क्या होता है, V डिवाइड बाई R ही होता है ना, अगर आप n टाइम्स आप इसको बढ़ा भी दोगे, इसको भी n टाइम्स बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, n से n कट जाएगा, तो आई क्या होगा, अनअल्टर्ड ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पहले पे आता है, 3.28 हमारा चल रहा है, 3.3 ही कुछ 4 क्वेश्चन बचे हैं। टू सेल वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट है, एक 2 वोल्ट का है, मतलब इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, 2 वोल्ट दे देंगे 10 वोल्ट दे देंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आप एक जगह 0 वोल्ट मान लो, एक जगह उसके अपोजिट का मान लेंगे, मतलब प्लस करके उस टाइप से हो जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के ही रहेंगे। हाँ, या फिर सारे आप इक्वेशन बना लो, सबसे बेस्ट अगर को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, टू सेल्स ऑफ एक पर 10 वोल्ट 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 100 ओम है एंड 5 ओम है, ठीक है, बाहर निकाल दिया इनको। एक्टिंग पैरेलल द पॉजिटिव एंड ऑफ 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है। When the effective voltage and effective resistance of the combination, effective voltage effective resistance, ठीक है, बहुत आसान, 2 × 10 डिवाइड बाई 2 + 10 ये होगा इफेक्टिव, 5 और 4 को यहाँ से निकाल के ऐड कर दिया तो 15 होएगा, 15 को आर के साथ सीरीज में मान लो, तो R + 15, R कितना है, R कैपिटल R कितना है, इफेक्टिव 10 सर 5 है, हाँ वही, मतलब इफेक्टिव हो गया 10 × 5 डिवाइड बाई 10 + 5 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 10 × 10 + 5 यानी कि 50 डिवाइड बाई 15 यानी कि 10 डिवाइड बाई 3 हो गया, और इफेक्टिव यहाँ पे वही 20 डिवाइड बाई 12 यानी कि 5/3 हो गया। ठीक है,
सीरीज पहले सीधे सीधे एनसीईआरटी के फॉर्मूला से नहीं, और एनसीईआरटी में सारे ये सब फॉर्मूला दिए हुए हैं। देख लो अब सीरीज पैरेलल, बस इस वाले चैप्टर में मैं लिख दूंगा, अगर तो ये बाद में लास्ट में देखते हैं इसको, तो तब तक 3.29 कर लेते हैं हम लोग। एनएसी रूम 5 घंटे के लिए, वोल्टेज 200 वोल्ट रहता है, वायरिंग कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड 1 मिलीमीटर रेडियस, रेडियस 10 मीटर है। पावर कंजप्शन पर डे इज 10 कंप्यूटर द फ्रैक्शन इज हीटिंग। एक तो v स्क्वायर बाय r निकाल देना है, और व्हाट वुड हैपन द वायर ऑफ द मशीन द सेम डायमेंशन। ठीक है, तो v स्क्वायर बाय r निकाल देना। सबसे पहले अपने को v स्क्वायर दिया हुआ ये 220 इंटू 220 डिवाइड बाय r जो होता है लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी इंटू एरिया। ठीक है, v स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाय r होता है लेंथ इंटू रो एल बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इससे r निकाल देंगे तो उससे हो जाएगा 10 कॉमर्शियल यूनिट यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो पावर आपको पता ही है 10 कॉमर्शियल यूनिट यूज कर रहे हो, वाट फ्रैक्शन तो v स्क्वायर बाय r, तो यहाँ से एक पावर आ जाएगा आपके पास। आपका आंसर क्या होगा, वाट फ्रैक्शन बोल रहा है ना, तो उसको जस्ट एक काम करना, 10 कॉमर्शियल यूनिट आप यूज कर रहे हो तो v स्क्वायर बाय 10 कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड बाय मतलब डिवाइड बाय वो कर देना, और उसकी जगह आप रो की जगह आप रो चेंज कर रहे हो यहाँ पे खाली, तो हाँ यहाँ पे बस ये रो की ये रो बदल देना, तो उससे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 3.30 पे अगर हम लोग आए इन एक्सपेरिमेंट विद पोटेंशियोमीटर VB इक्वल टू 10 वोल्ट है, R इज adjusted to be 50 ohm and student wanting to measure voltage E1 voltage VB equal to 10 volt, R is adjusted to be 50 ohm। ठीक है, 50 ohm कर दिया आपने, VB 10 वोल्ट है, R भी 50 ohm, तो student wanting to measure the voltage E1। ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। एक तो VB आपको दे दिया है 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये 50 ओम दिया हुआ है, आपने के बंद कर देंगे आप बस। आपको E1 मापना है। एक तो L/5 हो गया, डिस्टेंस हो गया L/5 इन द लास्ट 4 सेगमेंट बोल रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 4L/5, ये हो गया L/5। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक तो आप 50 ओम पे मिल नहीं रहा, एक 10 ओम पे आपको मिला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये L/5 है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये दो ओम ऑलरेडी बता ही दिया आपको। ठीक है, कितना अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट दिया हुआ, तो ये 10 ओम दिया हुआ है, तो 10 ओम इसका ही होगा, तो 10 इंटू L/5 10 इंटू 4 मस्ट बी इक्वल टू दिस R इंटू 1/10 इंटू R ना, तो R इक्वल टू 40 ओम दे दिया आपको। ये वाला कितना है, 40 ओम दे दिया आपको, ये वाला 40 ओम दे दिया, 40 ओम दे दिया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये हो गया 40 ओम। एंड पोटेंशियल ड्रॉप तो यहाँ 40 पर यूनिट लेंथ, तो कितना होएगा 40 ओम यहाँ पे है आपके पास, और यहाँ पे 2 ओम है ना आपके पास, कितना 10 है, तो 40 से 50 डिवाइडेड बाई 10 ठीक है, तो वो हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया 8 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 10 है, तो 18। इनका नेट कितना हो गया 10 प्लस 40 हो गया 50, और ये आप पर यूनिट मीटर 1 मीटर में था, तो ये पर मीटर आप गिर रहा है इतना, जो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू यानी 0.36 वोल्ट पर मीटर गिर रहा है। मुझे पहले हम लोग अपन ने निकाल लिया कि इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और उससे हो गया कि L1 ये L ऑपोजिट मल्टीप्लाई होंगे हमेशा, ये वाली फॉर्मूला, ये वाली बात याद रखनी है अपने को। तो R1 R2 L1 इक्वल टू R1 L1, ये वाला फॉर्मूला अपन ने लगाया, उससे R2 निकल गया, उसको आपने पैरेलल सीरीज वाला फॉर्मूला में लगा दिया हम लोगों ने। और उसके बाद उसको हम लोगों ने इसके बाद इक्विवेलेंट E तो है ही है 10, एक 8 वोल्ट है, एक 10 वोल्ट है, तो 16 वोल्ट हो गए, 18 वोल्ट हो गए यहाँ पे, और एक R यहाँ पे अपने को मिल गया कि 40 ओम है, यहाँ पे R दिया हुआ है 10 ओम है, तो 40 प्लस 2 हो गया 50, तो उसको डिवाइड बाय टोटल 1 मीटर की लेंथ, तो उससे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3.31 पे अगर हम लोग आए, एक सेकंड इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। Consider circuit this one, how much energy observed by the initial state of no kinetic no thermal motion to the state of the
ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। ये तो अब तो इतने एरिया ना पावर का फॉर्मूला रट जाना चाहिए। इतनी बार ये आ गया अपना 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6 6 जूल या 6। अरे आंसर हो गया 6। और इसको टाइम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा वो परसेंट टाइम स्केल और वन एसोसिएट विद एनर्जी इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही वी स्क्वायर का आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना। हाँ ये, हाँ वही। अब ये अपने को पता ही है, वी इक्वल टू रो पाई होता है, सॉरी रो डी होता है। ठीक है, ई इक्वल टू रो डी होता है। ई इससे अपन वी पे जा सकते हैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, तो इसको रो को अपन उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई बाई ए, तो एन ए ई डी हो गया, एन ए ई डी हो गया। वी इक्वल टू, तो उससे अपन सॉरी रेजिस्टेंस इक्वल टू एन ए ई हो गया। ठीक है, और उसके बाद तो आर से आर अपने पास मिल गया, तो वी स्क्वायर बाई आर कर देंगे यहाँ पे। वी स्क्वायर बाई आर को निकालने क्या वाला है, टाइम स्केल बोल रहा है। हाँ वही टाइम स्केल, आप 1 सेकंड मान लो, यहाँ पे पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या देखा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। एक तो हम लोग ने देखा V इक्वल टू आई आर देखा, सबसे इम्पोर्टेंट ओम्स लॉ। पावर का फॉर्मूला देखा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर देखा, और जो इसका दूसरा था आई स्क्वायर इंटू आर। कोई भी एक लगा देंगे, वो तो इंटरचेंजेबल है, आई स्क्वायर इंटू आर, वो देख के लगा देना क्वेश्चन में। आई स्क्वायर इंटू आर। फिर एक तो आर इक्वलेंट का फॉर्मूला देखा, मैं एक बार आपको रिवीजन के लिए सब बता देता हूँ। R1 प्लस R2 ये सब ले लेके ये सीरीज में होगा Rn, वही R इक्वलेंट इन केस ऑफ 1 बाय इन केस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट 1 डिवाइडेड बाय R1 से लेके प्लस 1 डिवाइडेड बाय Rn कर देना। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला देखा अपन ने, इन केस ऑफ सीरीज इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बाहर ले लेंगे। ठीक है, बस ये था बस। और तो उसका और व्हीटस्टोन ब्रिज का वो फॉर्मूला R1 L2 इक्वल टू R2 L1, और यही से हम उसका दूसरा ब्रिज का R1 R3 मस्ट बी इक्वल टू R1 ऑपोजिट मल्टीप्लाइज, ये बात याद रख लेना, बस खत्म। R2 R4 ऑपोजिट मल्टीप्लाइज, ये याद रहेगा तो काम हो जाएगा इन वाले क्वेश्चन में। बस इतने फॉर्मूला है। आज इसमें कम भी है, और सोचने जाए तो इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है, तो इससे बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर। मैं सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन। बोलिए इस तरह क्वेश्चन, आप पीवाई क्यू खोल के देख लो, ये सब खोल के देख लो। सबसे पहले अपन ने कहाँ से चालू होगी, वी इक्वल टू आई आर ओम्स लो, ओम्स लो। इससे कहानी चालू होगी। अभी मैं हमेशा ये हर सेशन में बात रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर कहानी चालू होगी किससे, कूलम्ब्स लॉ से, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिसिटी में हर कहानी कहाँ से चालू होगी, ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई आर। बस ग्रेविटेशन में हर कहानी कहाँ से चालू होगी, न्यूटन्स लॉ से, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। बस ये 3 याद रह जाएंगे तो बस काम खत्म, अपनी 50% फिजिक्स सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हर कहानी यहाँ से, चैप्टर की बात करते हैं, हर कहानी कहाँ से चालू होगी, इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से चालू होगी। फिर पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यहाँ पे आ जाएगी। फिर आई स्क्वायर, वी को आई से रिप्लेस कर देंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर, अच्छा आई स्क्वायर डिवाइड में नहीं होगा, आई स्क्वायर इंटू आर होगा। ठीक है, आर इक्वलेंट, अब इसमें आ गया सीरीज पैरेलल। सीरीज में आर इक्वलेंट जो होगा, आर इक्वल आर मतलब रेजिस्टेंस इक्वलेंट ये होगा, और पैरेलल में आर इक्वलेंट होगा 1 बाय आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस R2 से लेके बाहर है। फिर इक्वलेंट के सारे फॉर्मूलास इन केस ऑफ सीरीज, इन केस ऑफ
सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, R1 L2 और R2 L1 ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज और वो मैट्रिक्स ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और मैट्रिक्स ब्रिज के केस में, व्हीटस्टोन ब्रिज और मैट्रिक्स ब्रिज के केस में। ठीक है, R1 L2 डिवाइड बाई R1 L2 इक्वल टू R2 L1 कर देंगे और यही होगा R1 R3 वो वाले केस में। ये वाली ब्रिज वो है जो ये ऑपोजिट ये वाली बनती है, और ये वाली ब्रिज वो है जो यहाँ पे बीच में कांटा नहीं फंसा जाता है क्या हम लोग ऐसे। डायग्राम में ड्रॉ कर दिया मैं ताकि आपका सब आसानी हो। ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी। ताकि अच्छा इसमें क्यों मल्टीप्लाई करना है अपने को, ताकि ये वाले से करंट नहीं फ्लो। बाद में पता चला कुछ और ही कुछ नहीं पूछ लेंगे ये लोग। ठीक है, क्यों क्यों, ताकि इससे करंट फ्लो नहीं होंगे इसकी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो वो लोग ऐसे मेंशन करेंगे करंट नॉट फ्लोइंग, तब ये आप लगा सकते हो कि ऑपोजिट मल्टीप्लाइज। ठीक है, तो मोटा मोटी यही था इस चैप्टर में। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए और कोई पॉइंट्स तो रहा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ तो यही सारे पॉइंट्स। तो ठीक है, हम अब एक बार और भी दे देता हूँ। कहानी चालू हो रही है ओम्स लॉ से, इक्वल टू आर, फिर जाएगा पावर। अच्छा पावर भी बहुत लेट में है एक्चुअल में, पावर को इतना जल्दी यहाँ पे रखना नहीं चाहिए। हाँ पहले रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, पावर हम लोग यहाँ पे रखेंगे ताकि आपको समझ में तो कैसे उसका रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला NaED और वो सब जो है। ठीक है, फिर आएंगे सीरीज पैरेलल पे। R इक्वल होगा R1 से लेके Rn, पैरेलल में होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn तक हो गया। पावर के फॉर्मूला आ गए दो, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर बाय R। इक्विवेलेंट निकाल लेना अपने को सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, फिर एक व्हीटस्टोन ब्रिज और मैट्रिक्स ब्रिज, ये दो ब्रिज है। R1 L1, R1 L2 और R2 L1 बस। तो ये हो गया अपना सीरीज पैरेलल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज R1 L2 और R2 L1, तो यहाँ पे R1 R3 से मल्टीप्लाई होगा और वहाँ पे R2 R4 से मल्टीप्लाई होगा। मोटा मोटी यही कनेक्शन है और यही सब जगह यूज होने वाला। देख ले सारे क्वेश्चन में हम लोग देख लें, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सारे स्टैंडर्ड सवाल। व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो बस आपको थोड़ा बहुत डराने के लिए वर्ड्स यूज कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा यहाँ पे। उससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ थोड़ा बहुत टाइम और थर्मल, अब थर्मल में थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली थर्मल आपका थर्मल प्रॉपर्टीज करके चैप्टर है, उसमें ज्यादा अच्छे से कवर होगा। अब देखो जनरली हम लोग फील्ड जनरल ये एकदम जनरल से सोच सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन को गर्मी लग रही है, अब भयंकर गर्मी लग रही है अपने को, अपन क्या करेंगे, यहाँ वहां भागेंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेंगे, तो क्या होगा, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, किंतु 400 नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो टूट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, खाली भयंकर गर्मी बढ़ रही है, भयंकर गर्मी बढ़ रही है, वो यहाँ तेजी से भागेंगे फिर और एक दूसरे से जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा टकराई करेंगे। उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर ठंडा होगा तो एकदम ठंडा हो गया, एकदम सुस्ती से बैठे रहेंगे, ज्यादा आराम से धीरे 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 चलेंगे, मतलब टकराएंगे नहीं। ठीक है, आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट टकराएंगे। ठीक है, ये जनरल कंसेप्ट है, बाकी इसमें बहुत डिटेल्स होगी क्योंकि इससे लेंथ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ धक्का मारा हूँ, वहां धक्का मारा हूँ, तो वो बेचारा वो जब ट्यूब होगा वो बोलेगा नहीं, तो मैं एक्सपांड हो जाता हूँ ताकि मुझे धक्का कम लगे। इस समझाने का एक्चुअल इसके पीछे रीजन कुछ और से होते हैं। जनरल हम लोग सोच सकते हैं इस तरह से, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यही जनरल गर्मी की थ्योरी, थर्मल कंडक्टिविटी L इक्वल टू अल्फा L1 प्लस अल्फा डेल्टा T होता है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब लेंथ में यूज आएगा तो R इक्वल में वो होगा, और A में भी सेम चीज होगा। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसमें भी बीटा आएगा, तो बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो उससे हम लोग कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आएगा। इसमें कभी क्वेश्चन मिला नहीं अपने को, इधर अगर कोई क्वेश्चन आएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई एरिया था। ठीक है, तो ठीक है हम लोग डायरेक्ट इससे, इसमें कोई क्वेश्चन तो मिल रहा नहीं, किंतु L वाले में
वो वाले फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं और ए में ए वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, जो थर्मल एक्सपेंशन वाले। तो उससे कोई कॉम्बिनेशन क्वेश्चन मेरे को लगता है बन सकता है जेईई एडवांस में, और बना भी होंगे। अगर पीवाईक्यू खोलेंगे होंगे तो वो उससे बने भी होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यही थे जनरल इस चैप्टर के ऊपर। हाँ, ये बाकी सब इसके क्या बोलते समरी है, तो ये सब हम लोग पढ़ लेंगे तो अपना एग्जाम बहुत सुविधापूर्ण हो जाएगा। So I hope you have learned something new and thank you for listening to me so patiently. See you on the next chapter. Thank you.